नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नई जानकारी लाता रहता हूं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हैथवे केबल से रिलेटेड। हैथवे केबल के कुछ हम डीपली जो उनके फंडामेंटल्स होते हैं उन्हें चेक करेंगे कि क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर सही होगा कि नहीं। उसके बाद फिर उसका कुछ टेक्निकल एनालाइज भी देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में ये शेयर कैसा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो पर, देखते हैं कुछ डिटेल्स। तो सबसे पहले दोस्तों, मार्केट कैप की बात किया जाए तो 7,000 करोड़ का ये मार्केट कैप है इनका। वहीं अगर पी की बात किया जाए तो दोस्तों पी आपको थोड़ा महंगा दिखेगा क्योंकि 168.73 का है। और वहीं अगर पी प्राइस टू बुक वैल्यू की बात किया जाए तो 1.6 का है। फेस वैल्यू 2 रुपये का। डिविडेंड यील्ड दोस्तों 0 है, यानी कि पिछले 5 सालों में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया हुआ है। कैश की बात किया जाए तो 103.12 करोड़ रुपए इनके पास कैश में पड़ा हुआ है, जबकि डेप्ट उससे कहीं ज़्यादा है। डेप्ट की बात किया जाए तो 984.19 करोड़ रुपए इनके पास डेप्ट है, यानी कि लोन के रूप में पड़ा हुआ है, इन्हें पे करना है इतना। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वहीं सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए तो पिछले 1 साल में माइनस में 3.11% का है। तो ये भी थोड़ी प्रॉब्लम की बात हो सकती है क्योंकि इनका सेल जो कि माइनस में जा रहा है, उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो 7.86% का है। प्रॉफिट ग्रोथ 39.91%। प्रॉफिट तो दोस्तों अच्छी खासी बढ़ रही है। वहीं कुछ इनके रिटर्न की पोर्टफोलियो पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, एक हफ्ते में रिटर्न 4.22% का, एक महीने में 22.1% का। वहीं 2020 के स्टार्टिंग से अब तक 96.52% का पॉजिटिव रिटर्न रहा है। एक साल में 101.53% का पॉजिटिव रिटर्न। 3 सालों में आप देख सकते हैं 30.36% का पॉजिटिव रिटर्न। लेकिन वही दोस्तों लॉन्ग टर्म में, यानी कि 3 साल से भी लॉन्ग अगर आप जाते हैं 5 साल में, तो आपको माइनस में इनका देखने को मिलेगा रिटर्न। जो कि 5 सालों में आप देख सकते हैं 18.22% का माइनस में रिजल्ट है, नेगेटिव रिटर्न। वहीं 10 सालों में 2.03%। यानी दोस्तों कंपनी पहले का आपको पता होगा, जब से रिलायंस से एक्वायर नहीं हुआ था उसके पहले की बात किया जाए तो कंपनी की बड़ी बुरी हालत थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है और खुद को सुधार रहा है। बहुत सी चीज़ें इसमें सुधरी हुई है। बहुत टाइम से ये लॉस में भी जा रहा था, उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और पिछले जब से रिलायंस इसमें इंक्लूड हुआ है, जियो इंक्लूड हुआ है, उसके बाद से इसमें दोस्तों काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। वहीं अगर बात करें कुछ और डिटेल्स की तो कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्या आपको पता है रिलायंस या फिर जियो का इसमें कितना हिस्सेदारी है? तो ऐसा तो नहीं है प्रमोटर्स जो 94% प्रमोटर्स शो कर रहे हैं वो पूरे रिलायंस ग्रुप के हैं, तो ऐसा तो दोस्तों नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर जियो का इसमें कितनी हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर्स के आप देखेंगे तो 94.09% है। हालांकि 100% जियो या फिर रिलायंस ग्रुप नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशन 3.26%। तो दोस्तों FIIs की बात किया जाए तो 18 FIIs ने 2.46% इसमें ले रखा है। वहीं जियो जो कि आप देख सकते हैं 42.336% का इसमें हिस्सेदारी है, और प्रमोटर्स में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जियो की ही है। तो ये इनकी हिस्सेदारी है, इसीलिए लोग कहते हैं कि रिलायंस की कंपनी, क्योंकि दोस्तों प्रमोटर्स में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी उनकी है। वहीं सेल्स ग्रोथ की बात कर लिया जाए तो आप देख सकते हैं माइनस में, 1 साल में -3.11% का है। वहीं 3 सालों में माइनस में 21.79% है। वहीं 5 सालों में -11.65% का है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों काफ़ी अच्छी हुई है। 1 साल में 171.18% का पॉजिटिव रिटर्न रहा है। 3 सालों में 46.1% का। वहीं 5 सालों की बात किया जाए तो दोस्तों 5 सालों में यहाँ कुछ थोड़ी सी डाउट है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है टिकर बाई फिनोलॉजी, इसमें ये डिटेल दे रहा है। लेकिन जो इससे पहले हमने देखा वो हमारे BSE वेबसाइट से था, तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो 1 सालों में 7.86% है। वहीं 3 सालों में 0.28%, 5 सालों में -6.42% रहा है। तो दोस्तों ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट वैल्यू है जो कि आपको देखनी और समझनी चाहिए। अब प्राइस चार्ट की बात किया जाए तो दोस्तों ये प्राइस इनकी चार्ट की है, और ये वैल्यूएशन चार्ट, यानी कि ये चार्ट शो करता है स्टैंडर्ड अर्निंग जो कि कंपनी का होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो स्टैंडर्ड अर्निंग है 465 तक भी गया हुआ था, उसके बाद इसमें करेक्शन आया। अब इसे पी भी कह सकते हैं एक हिसाब से। तो दोस्तों ये जो इनके वैल्यूएशन होते हैं, जो प्राइस बढ़ता घटता रहता है, किस बेस पे जाता है,
कभी कभी होता है कि आपको पता होगा कि कंपनी की वैल्यू कम होती है, लेकिन उसकी कंपनी की वैल्यू कम होने के बाद भी उसकी प्राइस बहुत हाई होती है, क्योंकि दोस्तों ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। यानी कि जब डिमांड इनकी बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है तो उस हिसाब से प्राइस इनकी भागने लगती है ऊपर। और इस शेयर में भी यही होता है, क्योंकि अपर सर्किट लगना, लोअर सर्किट लगना, ये भी उसी का कारण है। जब इसकी प्राइस भागने लगती है तो इसमें अपर सर्किट लगने लगता है, और तब आपने देखा होगा कि ये शेयर तुरंत अपर सर्किट पे लग जाता है, उसके बाद आपको शेयर मिलता नहीं है। यानी उसकी डिमांड रहती है लेकिन सप्लाई पीछे से नहीं आती है। तो इसीलिए दोस्तों इन सबों का शेयर, ये जो स्मॉल कैप होते हैं या फिर माइक्रो कैप होते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि इनके शेयर जो होते हैं मार्केट में वो बहुत कम होते हैं और कुछ लोगों के पास होते हैं। जब वैल्यूएशन इनकी बढ़ने लगती है तो वो लोग बेचते नहीं, तो इस हिसाब से इसमें अपर सर्किट लग जाता है। और जब वो सब एक साथ बेचने लगते हैं तो इसमें लोअर सर्किट लग जाता है। तो यही एक डिपेंड होता है। तो दोस्तों टेक्निकल की बात किया जाए तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट की बात कर लेते हैं पहले। तो इनके जो 20 दिनों के EMA के है वो 40 रुपये 27 पैसे है। और आपने दोस्तों देखा होगा कि बहुत बार, जितनी बार ये शेयर गिरा है, हर बार 20 दिनों के EMA पे ही सपोर्ट लेकर खड़ा हुआ है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5, इस बार थोड़ा नीचे जाके लेकिन फिर ऊपर जाके वहीं इसका रेजिस्टेंस, जब ये उसके नीचे आ गया तो इसने उसके बाद 50 दिनों के EMA पे सपोर्ट लिया, उसी के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। तो दोस्तों ये ज़रूर आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि कोई ना कोई शेयर का एक वैल्यूएशन होता है कि जहाँ पे वो सपोर्ट लेता है और वहीं पे उसकी रेजिस्टेंस उसके आसपास बनती है। तो दोस्तों इसका भी वही है, इसने 20 दिनों पे पहले अपना सपोर्ट लिया और वहीं से कई बार सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया, और उसके बाद जब वो 20 दिनों का EMA का लेवल तोड़ के नीचे आया तो फिर 50 दिनों के EMA पे इसने सपोर्ट लिया, और उसके बाद उसके जो 20 दिनों का EMA था वो इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि उस लेवल को टच करके उसके बाद इसमें गिरावट आने लगी। तो दोस्तों ये वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रांग है और ज़रूर इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। और इसमें अगर बाइंग प्राइस की बात किया जाए तो 36 से 40 के बीच में आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। और उसके बाद ये इनकी प्राइजिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी प्राइजिंग है। इस लेवल पे अगर आप बाइंग करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी खासी इनकम होगी, क्योंकि दोस्तों कोई भी शेयर आप लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे डीप पे ले रहे हैं, ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि कभी कभी वो शेयर कोई भी हो या फिर बड़े बड़े FIIs या DIIs हो, वो भी एकदम डीप पे नहीं ले पाते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपके लेने के बाद भी शेयर की प्राइस गिरती है तो आप पैनिक ना हो, कि लोग पैनिक होने लगते हैं कि मैंने शेयर लिया अब वो 10% नीचे चला गया, 20% नीचे चला गया। तो कोई बात नहीं, आपने ले रखा है, आपने फंडामेंटली चेक किया है, टेक्निकल चेक किया है, तो वो शेयर 1-2 दिनों में फिर से वो रिकवर करेगा, जैसा कि इसमें हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब इसने यहाँ पे 2-3 दिनों में इसने रिकवर किया, उसके बाद इसमें लोअर सर्किट लगा, तो लोगों के मैसेज आने लगे कि अब तो इसमें फिर से लोअर सर्किट लग गया, अभी इसमें फिर से गिरावट आएगी। तो दोस्तों शेयर मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन तो आती रहती है, जब कोई भी वैल्यूएशन ज़्यादा महंगा हो जाता है तो उसमें करेक्शन आना स्वाभाविक है और वही होता है। तो परेशान मत होइए से और बिल्कुल भी पैनिक मत करिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर शेयर को होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर पोजिशनल बनाते हैं या फिर आप स्विंग लेते हैं तो स्विंग भी आप एकदम शॉर्ट टर्म पे मत लीजिए कि हफ्ते 10 दिनों का आपने ले रखा है। उसमें पहले स्विंग को आप पकड़ने की कोशिश करें कि स्विंग मिल कहाँ रहा है। अगर आप स्विंग पे आप पकड़ते हैं तो उसमें आपको कम से कम 2-4 दिनों के अंदर ही 4-5% का आराम से, बहुत बार तो 5% का सर्किट लगता है तो 20-30% का भी अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाता है। लेकिन अगर डाउन स्विंग में आप पकड़ रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी आपको रिस्क लेने वाली बात होती है, क्योंकि डाउन स्विंग में होने के बाद जब वो अप स्विंग कब लेगा ये थोड़ी मुश्किल होती है। इसलिए आप दोस्तों MACD भी देख सकते हैं। MACD अभी कोई खास इसमें पॉजिटिव आपको सिग्नल नहीं दे रहा है। अगर MACD को आप देखकर अगर इसमें स्विंग लेते हैं तो अभी तो आपको होल्ड करना चाहिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको स्विंग चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको बाइंग चाहिए तो आप इस लेवल पे खरीद सकते हैं 36 से 40 के बीच में। वहीं RSI की बात किया जाए तो RSI भी कुछ खास इंडिकेटर्स अभी नहीं बता पा रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से इसमें वैलेटिलिटी है उस हिसाब से आपको कोई अच्छी खासी इंडिकेटर्स नहीं सूख पा रहा है। और जैसा ही MACD यहाँ से रिकवर करता है, सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो वहाँ पे अगर आप पकड़ेंगे तो आपको बड़ी अच्छी स्विंग मिलेगी। इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।